हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित भूषण है एंड वेलकम टू सुमित भूषण एकेडमी। इस चैनल पे हम लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं क्लास 11th और 12th के। तो उस सीरीज में आज हम लोग फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि आपके क्लास 12th से है। तो हम लोग जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का। और हम ये जानते हैं कि मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इट बिकम्स नेचुरल टू हैव अ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू नेचुरल एंटिटीज और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे एक दूसरे से ये कॉन्ट्रास्ट में है, या क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिफरेंसेस है। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पढ़ेंगे। अब है अगला टॉपिक जो है वो है कूलॉम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिस है। कूलॉम्स लॉ जो है वो बेसिस है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसको इससे हमें दो अगर पॉइंट चार्जेज हैं तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये हम ये हमें कूलॉम्स लॉ बताता है। तो इस पे हम कुछ समय बिताएंगे। हम कूलॉम्स लॉ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे इनसे, ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। इसको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी देखेंगे, सिंपल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कितना होगा, और वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे। और फिर दोनों के लिए कुछ कुछ जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और फाइनली कंक्लूड करेंगे हम लोग एक टॉपिक से, जो कि है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो ये चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ाई अपने शुरू करते हैं। यहाँ देखिए मैंने कुछ लिख रखा है डिफरेंसेस कि कंपैरिजन बिटवीन चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। तो देखिए जैसा कि हमने देखा था कि चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, या उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। लेकिन मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। चार्ज जो होता है वो हमेशा, चार्ज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि चार्ज इंडिपेंडेंट फॉर्म में जब भी पाया गया है तो वो जो आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसका हमेशा मल्टीपल मल्टीपल के फॉर्म में ही पाया गया है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है Q इक्वल टू एन ई ही हमेशा होता है, जहाँ n कोई इंटीजर है और E जो है वो दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसके मल्टीपल्स में ही फ्री फॉर्म में चार्ज को हमेशा पाया गया है। आपके इस लेवल पे इतना ही है। ऊपर के फिजिक्स में, जैसे कि एमएससी लेवल के फिजिक्स में जब पार्टिकल फिजिक्स लोग पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि क्वार्क्स वगैरह की ही बात होती है, जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ ई की ही बात होती है। बट वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में तब भी नहीं पाए जाते हैं। इंडिपेंडेंट फॉर्म में जब जो भी अभी तक पाया गया है वो क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो और मास तो एनीवे, मास का क्वांटाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश अभी तक नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा केस नहीं आया है कि हम किसी फंडामेंटल अमाउंट को बोल पाए कि इसके मल्टीपल में ही हमेशा मास होगा। ऐसा नहीं हुआ है, वो एक ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूअस सी चीज है मास। तीसरा है कि चार्ज जो है वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। अब आप, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज है, अब वो कितनी भी स्पीड से मूव करे उसका चार्ज उतना ही रहेगा। लेकिन रिलेटिविटी का प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि मास जो है वो हमेशा चेंज होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो। जिसका फॉर्मूला है वो यहाँ लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जहाँ पे एम नॉट जो है वो रेस्ट मास कहलाता है। मतलब वो मास किसी ऑब्जेक्ट का जो कि तब मेजर किया गया हो जब वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो। बट जैसे ही वो मूव करता है स्पीड v से, तो उसका इस जो फॉर्मूला लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग मास चेंज होता है, जहाँ पे c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो उसका मास जो है, आप यहाँ देखेंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मास जो है वो बढ़ता जाता है रेस्ट मास के कंपैरिजन में। चार्ज जो है वो कंजर्व होता है। वो भी हमने देखा था कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती, नेट चार्ज चेंज नहीं होता है। लेकिन मास जो है वो तब भी चेंज हो सकता है, क्योंकि
अगेन एक रिलेशन है E इज इक्वल टू mc², जहां मास का इंटर कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल है एनर्जी के फॉर्म में। तो मास कंजर्व नहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस। अब दो अगर चार्ज हैं तो उसके बीच में फोर्सेज जो है वो या तो अट्रैक्टिव हो सकती है या रिपल्सिव हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि चार्ज किस टाइप के हैं। अगर दोनों चार्ज सेम टाइप के हैं, यानी कि दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं या दोनों चार्ज यदि नेगेटिव हैं, तो उनके बीच में फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। लेकिन अगर दो मास है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके मास के कारण जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा, आप कभी नहीं देखेंगे, आगे पढ़ेंगे जब हम लोग ग्रेविटेशन को भी, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रिपल्सिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर ही होता है। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। अब है कि एक सिस्टम है जिसमें कई सारे, अब चूंकि देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। इसी कारण से एक सिस्टम में जहां पे कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेज हैं और कई टाइप के हैं, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कई टाइप के चार्ज है, तो ये पॉसिबल है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बिटवीन डिफरेंट चार्जेस वो कैंसिल आउट हो सकता है। लेकिन चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक ही नेचर का होता है जो कि अट्रैक्टिव है, तो वो कभी कैंसिल आउट नहीं होता है। ये डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक। और चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज हैव सम मास। कोई चार्ज्ड बॉडी है तो उसके पास हमेशा कोई ना कोई मास होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वैसे ही मास ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है तो उसका कोई ना कोई मास है, प्रोटॉन है उसका कोई ना कोई मास है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है जरूरी नहीं है कि उसके पास नेट चार्ज हो। मतलब एक मटेरियल बॉडी है जिसके अंदर हालांकि बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, जैसे कि एटम है फॉर एग्जांपल, एटम के अंदर कई सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं, जिसमें से प्रोटॉन का के ऊपर इंडिविजुअल चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंडिविजुअल चार्ज होता है। लेकिन कलेक्टिवली अगर एटम जो है न्यूट्रल है, इसका मतलब कलेक्टिव चार्ज जो है इन दोनों का मिलाकर, इन दोनों एंटिटीज का, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मिला करके जो है उस एटम का कलेक्टिव चार्ज जो है नेगेटिव हो सकता है, इवन दो कि एटम के पास मास अभी भी है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इस तरह से हमने चार्ज और मास, जो कि दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, उसके बीच में हमने कंपैरेटिव स्टडी देखी। कई बार आपसे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको अभी तक समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब है कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ क्या है? यह मैंने लिखा है, इट एक्सप्रेसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, मतलब एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, उसको, उसकी जो स्टडी है वो कूलॉम ने की थी। कूलॉम एक साइंटिस्ट थे बहुत पहले, 200 साल पहले, 200-250 साल पहले। तो उन्होंने स्टडी की थी और वो एक फॉर्मूला लेकर के आए जो कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। तो ये फॉर्मूला जो है वो डिराइव रिजल्ट नहीं है, उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किया, उनके बेसिस पे उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उससे वो एक फॉर्मूला लेकर के आए कि ये फोर्स होगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो कूलॉम्स लॉ को समझने के लिए यहाँ लिखा है कि लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। तो दो पॉइंट चार्जेस लिए जिसको डिनोट किया Q1 से और Q2 से, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। ये हमने एज्यूम किया कि दो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो R है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कूलॉम साहब ने क्या पाया था कि दो बातें होंगी, तीन बातें होंगी एक्चुअली। एक तो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है Q1 और Q2 के बीच का, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, तो इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हमेशा होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। ये एक ऑब्जर्वेशन था कि फोर्स जो है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हमेशा इट विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग
2 पॉइंट चार्जेस। ये एक पहला ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जर्वेशन है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। दोनों चार्ज जो है Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट होगा Q1 Q2, तो फोर्स जो है किसी भी एक पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इस प्रोडक्ट के Q1 और Q2 का। उसको मैंने यहाँ लिखा है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 वेयर F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द पॉइंट चार्जेस। दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन ये था कि यही फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कितना था? R था, है ना? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स जो है उस डिस्टेंस के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा। ठीक, तो यहाँ मैंने ये भी लिख दिया, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज मैं मेंशन करना भूल गया कि पॉइंट चार्ज हम लोग बोल तो रहे हैं, बट पॉइंट चार्ज होता क्या है, किसको कंसिडर करेंगे? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है किसी भी डायमेंशन का जिसके ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट चार्ज तब बोल पाएंगे जब हम लोग हमारी स्टडी जो है ऑल द रेलिवेंट डायमेंशंस जो है, जैसे कि हम लोग को पता करना है कि जितने डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उस डिस्टेंस पे हमें उसका फोर्स पता करना है। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, अगर ये बहुत लार्ज है इन कंपैरिजन टू द डायमेंशन ऑफ द साइज ऑफ द चार्ज इटसेल्फ, चार्ज्ड बॉडी इटसेल्फ, तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट का है, जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज्ड बॉडीज, तो इस चार्ज बॉडी को हम लोग पॉइंट चार्ज बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये है पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट। तो ठीक है, कमिंग बैक टू द कूलॉम्स लॉ, तो हमारी दो ऑब्जर्वेशन थी, तीन ऑब्जर्वेशन थी कि एक तो जो फोर्स होगा दैट विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस, दूसरा ये कि F will be proportional to Q1 Q2, एंड तीसरा F will be proportional to 1 by R square और inversely proportional to R square। अब जब हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा F is proportional to Q1 Q2 by R square, है ना? जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो उसको हम रिप्लेस करेंगे एक कांस्टेंट से, जिसको मैंने यहाँ पे K के फॉर्म में लिखा है, तो F is equal to K Q1 Q2 by R square हो गया। अब ये जो K है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, सिंपल सा नाम इसे दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो तब हुआ है जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्टडी कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू जो है, एक्चुअली ये कांस्टेंट तो है बट इसकी वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक ये कि कौन से मीडियम में दोनों चार्ज पार्टिकल्स है, किस मीडियम में है, वैक्यूम में है या किसी और मीडियम में है, उसके ऊपर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी। दूसरा जो चीज जिस पर डिपेंड करेगी वो है कि कौन सा सिस्टम में हम मेजर कर रहे हैं पॉइंट चार्जेस को और फोर्स को, है ना? इस पैरामीटर पे भी, इस फैक्ट पे भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर हम SI यूनिट में मेजर कर रहे हैं तो कुछ और वैल्यू होगी, और अगर CGS यूनिट में मेजर कर रहे हैं तो कुछ और वैल्यू होगी। ठीक है, अगर चूंकि हमारा सारा काम SI यूनिट में चल रहा है और बहुत सारी स्टडी हम लोग वैक्यूम में करेंगे, तो अगर मीडियम जो है वो वैक्यूम है और SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है वो होता है K इज इक्वल टू 1/4πε0, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹, और यूनिट क्या है इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये SI यूनिट है ना? अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी जान लीजिए कि ये इसको कहते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन को परमिटिविटी बोलते हैं, और जो जीरो का सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है वो ये डिनोट करता है कि हम लोग वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग टोटल बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, तो K की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, 1/4πε0, जब K हम लोग कंसिडर कर रहे हैं SI यूनिट में और दूसरा मीडियम जो है वो फ्री स्पेस है या वैक्यूम है।
तो एसआई यूनिट में अगर हमको कूलॉम्स लॉ लिखना है, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना है, तो वो हो जाएगा F इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल देंगे और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमें मिल गया एसआई यूनिट में कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हमें पता है कि हम लोग कुछ चार्ज के यूनिट्स देख सकते हैं। हमने पिछली क्लास में ही देखा था कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, है ना। तो अगर हम डिफाइन करने जाए तो 1 कूलॉम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज which repels a similar charge 1 meter apart by 9 into 10 to the power 9 मीटर। क्या कहा गया यहाँ पे कि अगर 2 पॉइंट चार्जर हैं, दोनों पे एक एक कूलॉम है, ठीक है। मान लीजिए एक कूलॉम एक पे है और एक कूलॉम दूसरे पॉइंट चार्ज पे है, और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। सभी चीज हम लोग एसआई यूनिट में ले रहे हैं, है ना। तो एक जो पॉइंट चार्ज है वो दूसरे पॉइंट चार्ज को रिपेल करेगा विद अ फोर्स ऑफ 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। क्यों? क्योंकि इसके टर्म में हमने डिफाइन किया है कूलम को। एक कूलम उतना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा जो सिमिलर दूसरा चार्ज, मतलब 1 कूलम ही दूसरा चार्ज हो एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम इट, it exerts a force of repulsive force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। तब ये 1 कूलम का चार्ज का डेफिनेशन है। इसी प्रकार से सीजीएस यूनिट में जो चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलम और ईएसयू, जहां पे ईएसयू का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हमने अभी एसआई यूनिट में डिफाइन किया, वैसे ही उसी के लाइन पे हम लोग यहाँ पे ईएसयू को भी डिफाइन कर सकते हैं, या स्टैट कूलम जो भी है। तो 1 ESU और 1 स्टैट कूलम इज दैट चार्ज विच रिपेल्स अ सिमिलर चार्ज, मतलब एक ESU और दूसरे तरफ भी एक ESU, जिनके बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो, तो फोर्स जो अप्लाइड होगा वो 1 डाइन के बराबर होगा। यहाँ हम सारी सीजीएस यूनिट में बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस को हमने सेंटीमीटर में लिया और फोर्स को, जो फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो डाइन होता है। ये हमने डिफाइन कर लिया। अब यहाँ रिलेशन है कूलॉम जो कि एसआई यूनिट है चार्ज का, और ईएसयू जो कि सीजीएस यूनिट है चार्ज का। तो यहाँ रिलेशन है कि 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU। अब एप्सिलॉन नॉट हमने ऊपर बताया था कि एप्सिलॉन जो है, ये जो सिंबल है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज इक्वल टू, इसका अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट देखेंगे तो 8 ये बड़ी सी क्वांटिटी है, 8.855 समथिंग समथिंग इंटू 10 to the power -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो इतना बड़ा चीज है 8.8551485, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर लिया 9 से। जो कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे आगे तो उसमें हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 9 से, और ये तो ऑर्डर है ही 10 to the power -12 पर। सो 9 into 10 to the power -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एसआई यूनिट्स में जो परमिटिविटी है, यही परमिटिविटी है, उसको हम लोग इतना बड़ा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बजाय हम लोग सीधा फैराड पर मीटर बोलते हैं। आगे जब हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे फैराड जो है वो एक क्वांटिटी हमारी आएगी कैपेसिटेंस, उसका एसआई यूनिट है फैराड। तो जो भी है, तो खैर इसका जो एसआई यूनिट है एप्सिलॉन नॉट का, नॉर्मली हम लोग फैराड पर मीटर में बात करते हैं, बट अभी तक जब तक हमने कैपेसिटेंस वगैरह नहीं पढ़ा है तब तक कूलॉम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ऑब्टेन यहाँ कहता है कि ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन याद कीजिए, हमने क्लास 11th में पढ़ाई की है डायमेंशंस की। तो एप्सिलॉन नॉट एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है। डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम लोग जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके टर्म में हम लोग डिनोट करते हैं कि वो फंडामेंटल एप्सिलॉन नॉट डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज किया जाएगा और वो कितने पावर से रेज होगा, है ना। इसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। देखते हैं
इसके लिए हम लोग क्या फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट हमें लिखना हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4π Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब डायमेंशन हमें लिखना होगा तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कितना हो जाएगा, 1/4π का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। लेकिन इसका डायमेंशन होगा इस क्वांटिटी का, Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। अब Q आगे हम लोग पढ़ेंगे अगेन, Q1 जो है इसकी एसआई यूनिट कूलॉम होती है, लेकिन कूलॉम जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम लोग करंट पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक फॉर्मूला होता है करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज का रिलेशन होता है, Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। तो यूनिट का आई जहां पे इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आप बस ये जान जाइए। तो आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करता है, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में होगा करंट इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, जो हमने पढ़ा था क्लास 11th में। तो Q या Q1 या Q2 इन दोनों का जो एसआई यूनिट होगा वो A इंटू टी होगा, है ना, A जहां पे एम्पियर है और T टाइम है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, मैं इसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ, 1/4π है, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो Q1 की जगह 80 और Q2 की जगह भी 80, ये हो गया न्यूमरेटर में, है ना, 80 इंटू 80। फोर्स क्या है, वो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि किसी भी और फोर्स की तरह फोर्स ही है। तो किसी भी फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इस फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा, वही होगा। तो फोर्स को याद कीजिए, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ करता था, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ करता था mLT-2, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, जहां मास का m है और एक्सेलरेशन का LT-2। तो यहां मैं लिख देता हूं mLT-2, और r क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर, ये हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनली, ये होगा m-1 L-3 T4 और a स्क्वायर। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट का। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ डिराइव कर लिया, विच इज m-1 L-3 T4 a स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या हुआ, हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए और कुछ कंसेप्ट हमारे रिवाइज भी हो गए। तो यहाँ हमने डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमने क्लास 11 में पढ़ाई की थी उसको भी रिवाइज कर लिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है उस कंसेप्ट को भी रिवाइज कर लिया, और साथ ही साथ जो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं उसका तो कंसेप्ट हमने और अच्छे से क्लियर किया ही। इसलिए फिजिक्स जो है वो थ्योरेटिकल स्टडीज के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आपको अधिक से अधिक सॉल्व करना चाहिए, ताकि जो आपने थ्योरी में स्टडी किया है वो आप और अच्छे से कंसेप्ट जो है कंठस्थ हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए, आपकी समझ जो है मजबूत हो जाए, कंसेप्ट्स पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी बन जाए। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से होता है, न्यूमेरिकल से हमें डरना नहीं चाहिए। उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को तोड़ के देखेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, टाइम लग सकता है इनिशियल डेज में, बट फिर भी सॉल्व होते हैं वो। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, ये थोड़ा लंबा प्रॉब्लम लिखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा से स्मॉल स्मॉल में तोड़ तोड़ के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। तो एक बार मैं पहले पूरा पढ़ता हूँ और फिर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। आयंस का मतलब यहाँ सिंपली समझिए ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है, पॉइंट चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस, दो आयंस हैं यानी कि दो पॉइंट चार्जेस हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, कैरिंग इक्वल चार्जेस। अच्छा सर, उनके ऊपर जो चार्ज है वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड है, और इसलिए यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लिखा हुआ है ना, पॉजिटिवली चार्ज है और इक्वल।
और वो फोर्स भी दे दिया गया है कि कितना है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया गया है। अच्छा, डिस्टेंस भी दिया गया है, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम याद याद कीजिए, एसआई यूनिट में 1 एंगस्ट्रॉम जो है उसकी वैल्यू हुआ करती थी, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। अच्छा, इतना तक इंफॉर्मेशन था। अब यहाँ क्वेश्चन है लास्ट लाइन में कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। अरे, यहाँ तो बात कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस की और पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि कितना इलेक्ट्रॉन मिस हो रहा है। तो याद कीजिए, आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में, कि पॉजिटिव आयन कब बनेगा, जब किसी भी चार्ज बॉडी से किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाएगा तो रिमेनिंग जो बच गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो एक या दो इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो रिमेनिंग जो ऑब्जेक्ट बचा वो उसको हम आयन बोलेंगे। इस केस में पॉजिटिवली चार्ज आयन बोलेंगे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है चले गए तो वहां पे नेट नेट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो उस ऑब्जेक्ट को जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए हों उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज आयंस बोलते हैं। तो चूंकि कुछ इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण वो पॉजिटिव आयन बना है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बना है, इसीलिए यहाँ अगर हम चार्ज पता कर लेंगे तो हमें अगर हम चार्ज पता कर लेंगे आयन पे कितना चार्ज है, इट विल ऑल्सो गिव अस द वैल्यू ऑफ द चार्ज, द इलेक्ट्रॉन, द नेगेटिव चार्ज दैट हैज बीन इजेक्टेड। ठीक है, कि नेगेटिव चार्ज बाहर जाने से ही तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है आयन का, मतलब ऑब्जेक्ट का। तो नेगेटिव चार्ज कितना बाहर गया वो हम निकाल लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने उस नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का हमें वैल्यू पता है कि कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, और टोटल चार्ज हमें पता चल जाएगा। तो इससे डिवाइड कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू से, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ कि मान लीजिए दो पॉइंट चार्जेज हैं, क्या है, Q1 और Q2। इनके बीच का डिस्टेंस भी हमें दिया गया है R, है ना। तो और फोर्स दिया गया है, फोर्स भी दिया गया है, रिपल्सिव फोर्स है, फोर्स भी दिया गया है। ये R की वैल्यू हमें पता है, फोर्स की वैल्यू पता है, हमें Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q1 Q2 जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो दोनों को हम Q भी लिख सकते हैं, Q भी। तो हम आगे Q को लेकर के बढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने फोर्स लिख दिया, फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, और Q1 और Q2 है, Q1 इज इक्वल टू Q2 है इज इक्वल टू Q, तो मैंने Q मान लिया, डिवाइडेड बाई R², है ना। तो ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू हमें दी गई है, जो कि है 1/4πε0 Q बाई R² इक्वल टू, देखिए फोर्स की वैल्यू यहाँ दी गई थी 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। इसको लेके आगे बढ़ेंगे तो ये कितना होता है, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q, R², R कितना है 5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -10, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -10 और इसका स्क्वायर होगा यहाँ इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9, और यहाँ ये Q स्क्वायर है, ठीक। Therefore Q स्क्वायर इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये कितना हो जाएगा 3.7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 9, और इधर कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा, ये -9, ये -9 है और ये -20 हो जाएगा, तो -29, और एक और 9 आएगा,
तो -38, तो 10⁻⁻38 ये हो गया। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये रफली आएगा 10.28 के आसपास इंटू 10⁻⁻38 क्यू स्क्वायर ये आ गया। देयरफॉर क्यू जो होगा वो इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये लगभग आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻38 कूलम। ठीक, ये हो गया। नाउ ये टोटल चार्ज जो है ये आयंस का है, मतलब एक चार्ज, एक आयन के ऊपर इतना चार्ज है। सो दैट इज इक्विवेलेंट टू कि कितना चार्ज बाहर गया है, क्योंकि इतना ही चार्ज तो बाहर गया, नेगेटिव चार्ज तो बाहर गया होगा, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज है इधर, है ना। तो नेगेटिव चार्ज इतना बाहर गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है वो हम पता कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू इतना है, इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻38 कूलम इंटू 1 इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ ये -19 होगा, सॉरी मैंने गलत लिख रहा है ये, क्योंकि -38 का भी स्क्वायर, 10⁻⁻38 का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो 10⁻⁻19 होगा। ठीक, तो इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमें मिल गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 होंगे जो कि सिस्टम से बाहर गए हैं एटम से। तो यही क्वेश्चन हमारा था, कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। सो हमारा आंसर है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन इज 2। मैं लिख देता हूं, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग from each ion is 2। ठीक, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्यों पढ़ना है, क्योंकि कूलॉम्स लॉ का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, फोर्स है, तो ऑफ कोर्स फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने अभी तक उसका मैग्नीट्यूड देखा है, बट हमें डायरेक्शन कहीं ना कहीं पता करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस हमें करना ही पड़ेगा, और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ है जो है वो वेक्टर फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो उसको, उसके लिए अगेन लेट देयर बी 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 और डिस्टेंस r अपार्ट। पहले की तरह 2 पॉइंट चार्जेस हमने लिया Q1 और Q2 और Q2 जो कि जिनके बीच में डिस्टेंस r है। अब यहाँ मैंने कुछ चीजें यहाँ पे डिनोट की है। ये देखिए, ये जो टर्म है R12 और ये ऊपर जो कैप लगा हुआ है, ये आपको पता है, अपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि इस तरह का जो नोटेशन होता है वो यूनिट वेक्टर का होता है। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन है ये, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस है। तो फॉर एग्जांपल R12 यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होगा, जो डिस्टेंस है r, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्टेंस वेक्टर जो है वो डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो वो जो है इसका यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन रह जाएगी, है ना। उसी प्रकार से R21 क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगेन डिस्टेंस वेक्टर जो है जो भी होगा यहाँ पे R21 और डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ हमें यूनिट वेक्टर मिला। R12 कैप जो है वो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2 है, और R21 कैप जो है ये वाला, ये है डिस्टेंस यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। तो अगर फ्रॉम Q1 टू Q2 है तो सबस्क्रिप्ट 1 2 है, अगर फ्रॉम Q2 टू Q1 है तो सबस्क्रिप्ट 2 1 है। ये याद करने का एक तरीका है। Then the Coulomb force on Q2 due to Q1 can be written as Coulomb force यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on the charge Q2, on the point charge Q2 due to Q1 can be written as, ये एक्सप्रेशन है F21, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F on
Q2 ड्यू टू Q1। तो जिसके ऊपर हम चार्ज पता कर रहे हैं वो सबस्क्रिप्ट पहले आ गया F21। यहाँ वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये वेक्टर लिया R12 कैप। क्यों ये वेक्टर लिया? क्योंकि यहाँ हम फोर्स पता लगा रहे हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब Q1 अप्लाई कर रहा है फोर्स। तो इसलिए यूनिट वेक्टर जो हमने लिया वो Q1 से Q2 की डायरेक्शन में लिया, क्योंकि अप्लाइंग फोर्स जो है यहाँ पे, जो फोर्स जो 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 चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है वो Q1 है, इसलिए यूनिट वेक्टर जो लिया वो इस टर्म में लिया। ठीक है। सिमिलरली force on charge Q1 due to charge Q2, force on charge Q1 due to charge Q2 will be expressed in terms of this unit vector। यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड सेम ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बस डायरेक्शन जो है इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ अभी अब बात हो रही है कि Q2 कितना चार्ज लगा रहा है। ठीक है। नाउ हमने ऊपर देखा है कि R12 जो है वेक्टर, यूनिट वेक्टर R12 इज नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर R21, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, और डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए ये नेगेटिव रिलेशन है। देयरफॉर F12 जो है, ये वाला फोर्स जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R12, है ना। अब ये जो पूरा टर्म है नेगेटिव को हटा करके ये कितना था? F21 था, F21। तो देयरफॉर F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21, मतलब चार्ज ऑन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, है ना। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे। तो ऐसा फोर्स याद कीजिए, ऐसा फोर्स होता था, ये जो इस तरह का इक्वल एंड ऑपोजिट वाला काम जो होता था फोर्स में, वो हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा था। तो कूलॉम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कूलॉम्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। और यहाँ मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। ये मैंने पहले भी बोला है, ये एक ऑब्जर्वेशन था। ये एक और चीज इंपॉर्टेंट देखिए कि ये इस तरह से लिखना जो है वेक्टर फॉर्म में, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। क्यों मैं कह रहा हूं? ये डायरेक्शनलिटी भी बता देता है फोर्स का। इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए Q1 और Q2 दोनों सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव है ना, दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं और या तो दोनों नेगेटिव हैं। इस केस में क्या होगा? फोर्स जो होगा रिपल्सिव होगा। तो जैसे ये देखिए फोर्स रिपल्सिव होगा, नहीं सॉरी, दोनों नेगेटिव, हाँ दोनों नेगेटिव है तो फोर्स रिपल्सिव होगा। तो अगर दोनों नेगेटिव हैं और या दोनों पॉजिटिव है तो ये टोटल क्वांटिटी जो है ये पॉजिटिव रह जाएगा, है ना। अगर दोनों Q1 Q2 या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो ये टोटल फोर्स जो है ये पॉजिटिव होगा। मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 जो होगा वो R12 के डायरेक्शन में होगा। मतलब कहाँ गया ये? हाँ, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 वो R12 के डायरेक्शन में होगा, तो ये इधर होगा। फोर्स F21 मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन क्या है? Q1 से ऑपोजिट है, मतलब फार्दर अपार्ट है ना। तो मतलब रिपल्सिव फोर्स है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ जो है उससे ही क्लियर हो गया कि अगर ये क्वांटिटी F21 पॉजिटिव आता है, इसका मतलब the force on Q2 due to Q1 will be in the direction same as R12, मतलब यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम Q1, है ना। तो यहाँ ये रिपल्सिव हो गया, ये हमें पता लग गया। अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ ये नेगेटिव हो जाता, फोर्स जो है नेगेटिव होता। उस केस में यही Q2 के ऊपर जो फोर्स होता वो नेगेटिव होता, यानी कि R12 जो चार्ज Q1 है, सो यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 के ऑपोजिट में वो फोर्स लगता, यानी कि इट वुड हैव बीन अलोंग R21 उस केस में, अगर नेगेटिव होता तो।
अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता, यानी कि फोर्स नेगेटिव होता, तो वो फोर्स जो है Q2 पे F21 दैट वुड हैव बीन अलोंग R21, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कहने का मतलब इस तरह का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो एक कंप्लीट पिक्चर है अपने आप में, कि आपको ये भी बताता है कि कब फोर्स पॉजिटिव है, अट्रैक्टिव है, और कब रिपल्सिव है ना। तो इसीलिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफी आवश्यक हो जाता है। ठीक, ये हमने देख लिया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, टू आइडेंटिकल चार्जेस Q, टू आइडेंटिकल चार्जेस Q। आइडेंटिकल का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात कि दोनों दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक, आइडेंटिकल का ये मतलब हुआ। टू आइडेंटिकल चार्जेस Q, each are kept at a distance r from each other। तो दो, there are two identical charges, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है r। अब क्या है कि अ थर्ड चार्ज Q, स्मॉल q, पहले वाला था लार्ज Q, कैपिटल Q, और दूसरा है स्मॉल q, इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द अबव टू चार्जेस। तो अभी मैं धीरे धीरे एक वो पिक्चर ड्रॉ कर ही लेता हूँ। तो मान लीजिए ये Q है और ये भी Q ही है, कैपिटल Q। अब इसके बीच में लाइन ज्वाइनिंग ये है, ठीक। A third charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium, such that all the three charges are in equilibrium। तो मान लीजिए मैं तीसरा चार्ज जो है Q, स्मॉल q, उसको यहां डालता हूं। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, दोनों कैपिटल Q जो है उनके बीच का डिस्टेंस r था, है ना। अब कहा गया है कि इस Q को, स्मॉल Q को इस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रखा गया है, और ऐसे रखा गया है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब क्या, ये जो तीनों पॉइंट चार्जेस हैं, इन तीनों के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो जीरो होगा। ठीक, मतलब ये हो गया, ठीक है, कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा। तो अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज Q। मतलब मैग्नीट्यूड कितना है इस Q का, साइन क्या है ना, और पोजीशन क्या। देखिए पोजीशन कहने के लिए तो इधर भी कहीं हो सकता है, लाइन ज्वाइनिंग तो ये भी है, तो हम Q को यहाँ भी रख सकते हैं, Q को यहाँ भी कहीं भी रख सकते हैं। हमें अभी अभी नहीं पता है कि Q इन दोनों के बीच में ही है, बस इतना ही पता है कि इस लाइन ज्वाइनिंग पे है। बट जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इन दोनों के बीच में यहाँ मान लिया है। आप सॉल्यूशन को ऐसे भी कर सकते हैं कि आप स्मॉल Q को किसी भी इधर साइड रख ले, और तब भी आपका सॉल्यूशन, अभी हम देखेंगे आगे सॉल्व कैसे करना है इसको, तो तब भी आपका फाइंड आउट तो हो ही जाएगा, सही ही आंसर आपको मिलेगा। इन एनी केस हमें तीन चीजें पता करनी है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका साइन क्या है, और इसका पोजीशन क्या है। ठीक है, तो अभी के केस में हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। ठीक, ऐसे हमने रख दिया यहाँ पे, तो हमें x भी पता करना है। ठीक है, अब देखिए कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या है, कि जैसे जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ऑल द, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ऑल द पॉइंट चार्जेस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो जैसे हम लोग इस वाले चार्ज को कंसिडर यदि करें, तो इसके ऊपर जो फोर्स इस पॉइंट चार्ज का लगेगा वो रिपल्सिव होगा, है ना, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, F बिटवीन Q एंड Q, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, है ना। तो वो इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है, अब अगर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉइंट चार्ज पे जीरो होना है, तो एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस पे ये वाला लग रहा है जो कि इस वाले पॉइंट चार्ज से अप्लाइड हो रहा है, दूसरे वाला जो लगेगा वो इस स्मॉल Q से अप्लाई होगा। तो अगर नेगेटिव होना, अगर जीरो होना है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो F Q Q को इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा। F Q Q मैं लिख रहा हूं, वो पहली बात कि इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा। मतलब ये वाला फोर्स जो है रिपल्सिव था, तो ये फोर्स एट्रैक्टिव होना पड़ेगा। यानी कि अगर
कैपिटल क्यू दोनों जो है दोनों पॉजिटिव है, तो स्मॉल क्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर दोनों नेगेटिव हैं, दोनों कैपिटल क्यू, तो स्मॉल क्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा। कहने का मतलब साइन इसका जो है वो ऑपोजिट होगा इन कंपैरिजन टू जो दिए हुए चार्जेस हैं, है ना। तो हमने साइन पता लगा लिया कि ऑपोजिट होगा। अगर अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो स्मॉल क्यू नेगेटिव होगा, अगर दोनों कैपिटल क्यू नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है, ये तो साइन हमने पता लगा लिया, साइन वाला काम हमारा हो गया। अब चलिए इक्विलिब्रियम में है, तो इसको इसके ऊपर स्मॉल क्यू के ऊपर टोटल फोर्स देखते हैं। अब देखिए स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स जो लगेगा, अब तो हमने ये पता लगा लिया कि इसका ये अपोजिट पोलैरिटी का है दोनों कैपिटल क्यू के कंपैरिजन में। तो ये स्मॉल क्यू है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे, एक इसके पास से लगेगा कैपिटल क्यू, जो कैपिटल क्यू ये वाला है इससे लगेगा, ये इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, तो ये मैं लिख दे रहा हूं एफ क्यू क्यू, ये होगा। ठीक है, और दूसरा जो होगा ये भी, ये इस डायरेक्शन होगा, ये भी अट्रैक्टिव होगा, ये भी एफ क्यू क्यू होगा। ठीक, अभी तक हमें नहीं पता है कि ये दोनों फोर्स को भी इक्वल ही होना पड़ेगा। एक्चुअली ये दोनों फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये नेट जो है, नेट फोर्स ऑन क्यू शुड बी इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स ऑन क्यू क्या है, एफ क्यू क्यू, मतलब वेक्टर फॉर्म में होगा एफ क्यू क्यू प्लस एफ क्यू क्यू। तो इन दोनों का बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को 0 होना पड़ेगा, मतलब सम को 0 होना पड़ेगा। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा आपस में। तो मैं लिख दे रहा हूं कि मान लीजिए इस वाले जो चार्ज है उसके कारण कितना फोर्स लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस था x, और इधर जो डिस्टेंस था दूसरे वाले क्यू से वो r माइनस एक्स था। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई r माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, क्यू क्यू भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बचा। देयरफॉर x is equal to r minus x. Therefore 2x is equal to r. Therefore x is equal to r by 2. मतलब पोजीशन जो थी यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया, ये इक्वी डिस्टेंट होगा, मतलब ये भी r by 2 होगा और ये डिस्टेंस भी r by 2 होगा, है ना। x की वैल्यू r by 2 आ गई, यानी कि जो स्मॉल q है वो दोनों जो चार्जेस हैं हमारे पॉइंट चार्जेस उसके बीच में प्लेस्ड होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पोजीशन पता कर लिया। अब रह गई बात मैग्नीट्यूड पता करने की। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे कि देखिए मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये सारा इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है ना। तो इसके ऊपर जो है, इस वाले पॉइंट चार्ज के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है इसके कारण ये एफ क्यू क्यू है, और एक लग रहा है एफ क्यू क्यू। ठीक है, इस तरह का। तो ये दोनों टोटल जो है इसको भी 0 होना पड़ेगा, तो मैं लिख दे रहा हूं एफ क्यू क्यू जो है वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। और एफ क्यू क्यू कितना होगा इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस तुम्हें पता चल गया कितना है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू से दूसरा क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन बचा क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई आर बाई 2 स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज क्यू इक्वल टू आर बाई 2 का स्क्वायर इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर।
इज इक्वल टू Q/4, देयरफॉर Q इक्वल टू कैपिटल Q/4। तो हमने तीनों चीजें पता कर ली। हमें क्या क्या पता करना था? मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड है स्मॉल q का कैपिटल Q/4। साइन क्या है? कैपिटल Q से अपोजिट, और पोजीशन क्या है? दोनों कैपिटल Q के मिडवे, है ना। तो ये इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जहां हमारा वेक्टर का कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हुआ, और जहां हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंसेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल हमें अधिक से अधिक सॉल्व करना चाहिए, प्रैक्टिस जरूरी है। आप इस लेक्चर को देखने के बाद टेक्स्ट बुक से जाके और प्रॉब्लम जो है सॉल्व कीजिए, है ना। और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में भी लिखिए। अब है कि टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ इतना 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। सिमिलरली इक्वली चार्ज मतलब दो मेटल स्फेयर है, वो इक्वली चार्ज है, मतलब दोनों के ऊपर मान लीजिए क्यू चार्ज है ना, और सिमिलर है मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ लिख भी दिया है उस बात को, इसी कारण से रिपेल कर रहे हैं। तो रिपल्सिव फोर्स जो है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन है। अब तीसरा आइडेंटिकल चार्ज, है ना, अनचार्ज स्फीयर सी जो है तीसरा चार्ज, उसको हमने टच किया ए से और उसको मिड पॉइंट पे रख दिया ए और बी के। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सी पे कितना होगा? तो पहले हम लोग कंडीशन देखते हैं। देखिए ये ए है, इसको मान लीजिए ए है, और ये बी है, और इसका चार्ज क्यू है, इसका चार्ज क्यू है ना। इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कि आर है, ठीक। हमें फोर्स पता है, तो ये जो मैं लिख दे रहा हूं एफ ए बी, किसी के भी ऊपर फोर्स देख ले, तो 1/4πε0 Q/r² इज इक्वल टू 1/4πε0 Q²/r²। ये हो गया। चलिए इतना तो हमें मिल गया, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है। ये 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन है, मतलब ये इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन है, ठीक। अब सी का केस देखते हैं। सी वाले केस में क्या हुआ है कि ये जो मेटल स्फेयर है ए, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेटल स्फेयर ए है जिसके ऊपर चार्ज क्यू था। एक मेटल स्फेयर सी आया जो कि अनचार्ज था, मतलब इसके ऊपर जो क्यू था वो 0 था, है ना। अब इसको यहाँ पे टच कराया गया। तो आपको पता है जब एक अनचार्ज मेटल स्फेयर जो है दूसरे चार्ज मेटल स्फेयर से टच करेगा, तो इसके कुछ चार्ज जो है यहाँ पे आएगा, और फाइनल इक्विलिब्रियम में टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व क्वांटिटी है। तो इन दोनों सिस्टम में पहले जो चार्ज था टोटल नेट चार्ज वो क्यू था, और जब ये टच भी कर देगा इसको उसके बाद भी टोटल चार्ज क्यू ही होना चाहिए। और सी जो है आइडेंटिकल है ए से, मतलब दोनों का साइज बराबर है, इसके कारण इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो टच करने के बाद जो कंडीशन हो जाएगी वो ए पे Q/2 और सी पे भी Q/2 होगा। तो इस कंडीशन को अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ए है और यहाँ बी था, और इसके बीच में अभी हमने सी डाल दिया, इक्वल डिस्टेंस है। देखिए ये r/2 है और ये भी r/2 है ना। और यहाँ पे इस पे चार्ज है Q/2, इस पे भी चार्ज है Q/2, और इस पे भी चार्ज है Q/2। हमें पूछा गया है कि नेट फोर्स इसके ऊपर कितना है, सी के ऊपर। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ए लगा रहा है, एक फोर्स बी लगा रहा है। तो फोर्स ऑन सी इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन सी प्लस फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन सी, ठीक है, ये होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या है कि तीनों चार्ज जो है सेम ही है। अगर पॉजिटिव है तो तीनों पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो तीनों नेगेटिव है। इस केस में रिपल्सिव अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होंगे, यानी कि सी के ऊपर एफ बी सी जो होगा, ये होगा एफ बी सी, और ये होगा एफ ए सी, यानी कि डायरेक्शन तो अपोजिट होंगे, ठीक है। तो ये हमने पता कर लिया। तो टोटल फोर्स यहाँ पे ए हो गया, ठीक। तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले,
खैर वो रहने देते हैं, अभी इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि एफ ए सी कितना होगा। एफ ए सी होगा 1/4πε0 Q/2 इंटू Q/2 डिवाइडेड बाई R/2 स्क्वायर। और एफ बी सी कितना होगा 1/4πε0 Q, बी पे Q/2 नहीं था, बी पे Q था, बी से तो टच नहीं किया था ना, तो बी पे तो Q ही रहेगा, तो Q इंटू Q/2 और R/2 स्क्वायर। ठीक है, ये एफ बी सी है और ये एफ ए सी है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4πε0 ये रह जाएगा आपको 2Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों अपोजिट में थे, मतलब एफ बी सी इस डायरेक्शन में है और एफ ए सी इस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जो होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो नेट फोर्स जो होगा वो इतना, ये बड़ा फोर्स है, माइनस इतना, ये छोटा फोर्स है, तो नेट फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 2Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जो कि पहले ही दिया हुआ है कि ये वैल्यू जो है 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन है। तो इसके ऊपर भी अभी सी के ऊपर भी इतना ही फोर्स रहेगा 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, लेकिन इसके जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स ए होगी, है ना, ए की तरफ अट्रैक्ट होगा ये नेट फोर्स के कारण। तो यहाँ हमने एक और प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आई होप कि आपको सॉल्यूशन जो है समझ में आया होगा, कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब है एक लास्ट कंसेप्ट आज का देख लेते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होती है? तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, जिसको कापा बोलते हैं। तो परमिटिविटी ही क्या होती है? परमिटिविटी का सिंबल है एप्सिलॉन। तो परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। किस मीडियम में बात हो रही है? मान लीजिए वैक्यूम में या किसी और मीडियम में। तो परमिटिविटी क्या है? वो एक मीडियम का ही प्रॉपर्टी है विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये मीडियम पे डिपेंडेंट होता है। ये हमने पहले देखा था, है ना। तो जिस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट, मीडियम की जिस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट होता है ये फोर्स, उस प्रॉपर्टी को परमिटिविटी बोलते हैं। नाउ समझने के लिए देखिए कि कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 पहले की तरह 2 पॉइंट चार्जेस लिए और r डिस्टेंस पे हैं ये दोनों, और मान लीजिए कि वैक्यूम में, अभी जो है मीडियम हमारा वैक्यूम है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको मैंने एफ वैक्स से VAC जो सब्स्टिट्यूट है, सॉरी सबस्क्रिप्ट है, वो डिनोट कर रहा है कि हम लोग वैक्यूम में फोर्स को अभी देख रहे हैं। तो ये हो गया अंडर द सेम सिचुएशन, मतलब अभी भी दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंस r पे है, बट मीडियम बदल गया, कोई दूसरा मीडियम है जिसको हमने m से मान लीजिए डिनोट किया। तब जो फोर्स Fm होगा वो 1/4πε होगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ठीक है ना। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब हम लोग एप्सिलॉन नॉट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था, इसको हमने तब भी कहा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, जो कि वो मीडियम है, वैक्यूम जो है मीडियम है, यहाँ कोई और मीडियम है जो कि वैक्यूम नहीं है, तो ये एप्सिलॉन हो गया। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी या सीधा परमिटिविटी बोलते हैं। अब मान लीजिए एफ वैक्स से एफ एम को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सबको कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, है ना। 1/4π से 1/4π भी कैंसिल हो गया, फाइनली बचेगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। यही एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, है ना। इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, और इसको अलग से सिंबल दे देते हैं एप्सिलॉन आर। आर सबस्क्रिप्ट जो है वो डिनोट कर रहा है कि ये रिलेटिव परमिटिविटी है, और हमने इसको अलग से सिंबल दे दिया कापा। कापा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब बोलेंगे तब के लिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर दिया। यहाँ हमने जितनी भी चीजें पाई हैं उसको लिख दिया कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ वैक बाई एफ मीडियम।
तो इस वाले रिलेशन से देखिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम कैन बी डिफाइंड एज the ratio between two electrostatic forces the ratio between electrostatic force between two point charges placed some distance apart in vacuum to the electrostatic force between the same 2 point charges placed the same distance apart in that medium। वही है कि रेशियो है दोनों फोर्सेस का। न्यूमरेटर में जो है वो फोर्स है जब जब मीडियम जो था वो वैक्यूम था, और डिनोमिनेटर में वो फोर्स है जब मीडियम कोई और मीडियम था, जिस मीडियम की बात हो रही है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उस मीडियम का, है ना। और अदर कंडीशन सेम थे, मतलब दोनों पॉइंट चार्जेस भी सेम थे, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम जब हो, तब कितना फोर्स का रेशियो होगा, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस तरह से हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पढ़ लिया, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी को पढ़ लिया। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखा। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज और जो मास होता है वो उसके बीच में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज है। हमने देखा कि कूलॉम्ब लॉ क्या होता है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, और फाइनली हमने रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया, पढ़ा, समझा ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कैसे रिलेटेड है। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप इस लेक्चर को देखें, ध्यान से देखें, है ना। उसके बाद आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। आप जाके अपने टेक्स्ट बुक, जिसमें टेक्स्ट बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, उससे कुछ न्यूमेरिकल्स आप जरूर सॉल्व करें। आपको वो प्रॉब्लम समझने में, कंसेप्ट समझने में वो प्रॉब्लम जो है हेल्प करेगी। अभी इस स्टेज पे आप सिंपल इजी जो प्रॉब्लम्स हो वही सॉल्व करें, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना जाए। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में आप तब जाएं जब आपने और भी कंसेप्ट्स पढ़ लिए हों, है ना। क्योंकि कई बार कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक से अधिक कंसेप्ट्स का यूज होता है। अभी देखिए हमने जो कंसेप्ट्स यहाँ यूज किया है वो वही कंसेप्ट था। हमने ऐसे प्रॉब्लम लिए जिसको सॉल्व करने में उन्हीं कंसेप्ट्स का यूज हुआ, जो कि या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड था, और अदर कंसेप्ट जो था वो क्लास 11th में पढ़ा हुआ कंसेप्ट था। कि एक केस में हमने देखा कि डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना था, फिर हमने वेक्टर का कंसेप्ट देखा। तो ये सब हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है। लेकिन अगर आप और कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे तो हो सकता है उसको सॉल्व करने के लिए आपको उन कंसेप्ट्स की जरूरत पड़े जो आपने अभी पढ़ा ही नहीं है। तो अब ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में अभी मत जाइए, अभी आप सिंपल सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। जब आप आगे और भी कंसेप्ट्स पढ़ चुके रहेंगे, तब जाकर के हम लोग और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो है इन्वॉल्व करेंगे अपने सिस्टम में। एनीवे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिजिक्स को और मैथमेटिक्स को अच्छे से समझने के लिए इस चैनल पे विजिट करते रहिए। मैं यहाँ पे रेगुलरली क्लास 11th की और क्लास 12 की लेक्चर वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर होगा। कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।